नमस्कार दोस्तों, एग्जाम 22 में आपका स्वागत है। मैं अजय आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी का न्यू टॉपिक भारत के भौतिक स्वरूप का पार्ट 2 लेकर आया हूं। पार्ट 1 में हमने हिमालय के पर्वतीय प्रदेश एवं भारत के जो पठारी प्रदेश हैं उनका अध्ययन किया था। आज हम उत्तर भारत के विशाल मैदान, भारत के जो तटीय प्रदेश एवं द्वीप हैं उनका अध्ययन करेंगे। साथियों, जिसने भी लास्ट वीडियो नहीं देखी है कृपया चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख लें। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इंडियन ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं भारत के भौतिक स्वरूप में उत्तर भारत के विशाल मैदान से। साथियों, ये जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है ये सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाई गई जो मिट्टी है उससे निर्मित मैदान है। अधिकांश भाग में इन जलोढ़ मिट्टी की जो मोटाई है वो 2000 मीटर तक है। अधिकतम मोटाई 6000 मीटर तक पाई गई है। इन मैदान को मिट्टी के हिसाब से अगर देखें, जो इनके द्वारा नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी के हिसाब से देखें तो इन्हें मुख्यतः 3 भागों में हम बांट सकते हैं: भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश और कांप प्रदेश। भाबर का जो प्रदेश है ये बहुत अधिक पत्थरों से युक्त है, कंकड़ पत्थर बजरी से युक्त है। यहाँ पर जो नदियाँ हैं, अर्थात ये नदियाँ इस कंकड़ पत्थर के नीचे से गुजरती हैं तो विलुप्त सी दिखती हैं। सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी तक के बीच में भाबर का प्रदेश पड़ता है। ये शिवालिक श्रेणी के नीचे की ओर यानी गिरिपथ प्रदेश में पड़ता है। यहीं पर नदियां विलुप्त सी प्रतीत होती हैं, यानी उसके नीचे नीचे बहती हैं पत्थरों के नीचे से, तो यहाँ पर प्रायः ये दिखती नहीं है। लेकिन जब तराई प्रदेश में हम बढ़ते हैं, यानी भाबर प्रदेश से दक्षिण की ओर आगे नीचे की ओर जब बढ़ते हैं तो तराई प्रदेश पड़ता है। वहाँ पर ये निकलती हुई नदियाँ प्रतीत होती हैं, क्योंकि ये जो कंकड़ पत्थर हैं यहाँ पर कम मात्रा में और छोटे कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, तो यहाँ पर नदियाँ दिखती हुई दिखती हैं। अधिकतम जो इलाका है इसका वो दलदली है। यहाँ पर बारीक कंकड़ पत्थर, रेत, ये चिकनी मिट्टी आदि पाए जाते हैं। कृषि कार्य के लिए भाबर प्रदेश तो बिल्कुल ही उपयुक्त नहीं है, लेकिन तराई का जो प्रदेश है उसे धीरे धीरे उसे साफ करके कृषि कार्य में लाया जा रहा है। अगला जो इम्पोर्टेंट मिट्टी के हिसाब से अगर देखें तो कांप प्रदेश है। कांप प्रदेश एक विशाल मैदान है। ये मुख्य मैदान है इन गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों का। ये कांच रेत की मात्रा इनमें कम है और चिकनी मिट्टी की मात्रा इसमें अधिक है। इन्हें भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक है बांगर, दूसरा खादर प्रदेश। बांगर प्रदेश वो है जहाँ पर नदियों का जल कई वर्षों से, यानी बाढ़ का जल वहाँ पर नहीं पहुँच पाता, तो वहाँ पर कंकड़ीला पथरीला इलाका बन जाता है। चूना युक्त मिट्टी पाई जाती है। ये कृषि कार्य के लिए अधिक उपयोगी नहीं है, अर्थात उपयोगी है, यहाँ पर कृषि होती है लेकिन उतनी अधिक उपयोगी नहीं है जैसा कि खादर प्रदेश। सबसे अधिक उपजाऊ जो भूमि है वो खादर प्रदेश ही है। वो भाग जहाँ पर नदियों का बाढ़ के मैदान है, यानी इस प्रदेश को हम कछारी प्रदेश भी कहते हैं। हर वर्ष यहाँ पर बाढ़ आती है और बाढ़ से जो नदियों के द्वारा मिट्टी लाई जाती है उससे नवीन जलोढ़ का निर्माण होता है। तो ये इलाका बहुत ही उपजाऊ है। भूमिगत जल का सबसे उत्तम संग्राहक भी ये खादर प्रदेश ही हैं। अब हम उत्तर भारत के जो विशाल मैदान हैं उनको प्रदेश के हिसाब से इनका विभाजन करेंगे। तो सबसे पहले पंजाब हरियाणा का मैदान आता है। पंजाब हरियाणा के मैदान की बात करें तो ये सतलुज यमुना विभाजक भी इसको बोलते हैं, और पंजाब हरियाणा दिल्ली राज्यों में विस्तृत ये मैदान ही पंजाब हरियाणा मैदान है। यहाँ पर मुख्यतः सतलज, व्यास और रावी नदियाँ बहती हैं। प्राचीन काल में यहीं पर सरस्वती नदी बहती थी, सरस्वती नदी बहती थी वैदिक काल में। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा की लंबाई की बात करें तो इस मैदान की लंबाई लगभग 640 किलोमीटर, और पश्चिम से पूर्व की चौड़ाई की बात करें तो लगभग 300 किलोमीटर तक की चौड़ाई है। समुद्र तल से इस मैदान की जो ऊंचाई है लगभग 250 मीटर की है, और मुख्यतः ये बांगर से निर्मित ये मैदान है। नदियों के किनारे का इलाका जहां पर बाढ़ का पानी पहुंचता रहता है वो खादर प्रदेश है। तो इस तरीके से पंजाब हरियाणा के मैदान में का जो निर्माण है वो सतलज, व्यास और रावी नदियों द्वारा हुआ है। राजस्थान मैदान की बात करेंगे तो ये अरावली की पहाड़ियों के पश्चिम का जो जितना इलाका है, अर्थात भारत पाकिस्तान की सीमा तक फैला हुआ है जो इलाका है वो राजस्थान का मैदान है। इसमें मरुस्थली तथा बांगर क्षेत्र शामिल है। मरुस्थली मारवाड़ मैदान का एक अंग है। जो मरुस्थल है वो मारवाड़ मैदान का ही एक अंग है। इस मैदान में, राजस्थान के मैदान में सांभर, डिडवाना, लूनकर सार अर्थात लूनर,
कुचामन, ये प्रमुख झीलें यहाँ पर हैं। लूनी नदी यहाँ की प्रमुख नदी है। अब हम मुख्य मैदान यानी गंगा के मैदान की बात करेंगे तो गंगा का मैदान गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। ये मैदान उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में लगभग 3.57 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ ये मैदान है। इसी मैदान में नदियों का जाल बिछा हुआ है। गंगा, यमुना, घाघरा इत्यादि जो गंगा की सहायक नदियां हैं उनके द्वारा, यानी सबसे अधिक जो नदियां हैं इसी मैदानी प्रदेशों में पाई जाती हैं और ये मुख्य रूप से बहुत ही उपजाऊ भूमि है गंगा का मैदान। अब हम गंगा मैदान को भी मुख्य 3 भागों में बांट सकते हैं: ऊपरी गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान और निम्न गंगा मैदान। तो जो ऊपरी गंगा मैदान है ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर विस्तृत है। लगभग 300 से 100 मीटर से 300 मीटर तक की इसकी ऊंचाई है इस मैदान की। अब हम निम्न गंगा मैदान की बात करेंगे। उत्तरी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश पर इसका विस्तार है। ये मैदान नदियों के प्रवाह के मार्ग में परिवर्तन से बुरी तरह प्रभावित है। अर्थात बिहार का जो इलाका है उसमें कोसी नदी बहती है और कोसी नदी हर वर्ष अपने मार्ग में परिवर्तन कर देती है। इसमें भयंकर बाढ़ आती है, इसीलिए इसको बिहार का शोक भी बोलते हैं। इसके द्वारा यहाँ पर खादर भूमि की अधिकता है और इस मैदान में, गंगा के मैदान में, जो मध्य गंगा का मैदान है वो सबसे अधिक उपजाऊ इलाका है, क्योंकि ये जो इलाका है नदियों की बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित भी होता है, जिससे पूरे प्रदेश में, इस पूरे इलाके में जलोढ़ मिट्टी की परत बिछती रहती है। निम्न गंगा मैदान, ये मैदान पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण पश्चिम बंगाल में विस्तृत है। यानी पश्चिम बंगाल की ओर जो मैदान पाया जाता है ये निम्न गंगा मैदान कहलाता है। राजमहल की पहाड़ियों के बीच में ये मैदान सकरा हो गया और समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 50 मीटर है। ज़्यादातर इसका जो भाग है वो दलदली है और बंगाल की खाड़ी के डेल्टाई प्रदेश तक ये मैदान विस्तृत है। अब हम ब्रह्मपुत्र मैदान की बात करेंगे, यानी असम घाटी में पाए जाने वाले मैदान को हम ब्रह्मपुत्र का मैदान बोलते हैं। मेघालय पठार और हिमालय पर्वत के बीच एक लंबा मैदान है जो लगभग 80 किलोमीटर चौड़ा है। ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव द्वारा जो लाई गई मिट्टी है उससे असम के मैदान का निर्माण हुआ है और यहीं पर सबसे बड़ा नदी द्वीप मांझली है, यानी असम में सबसे बड़ा नदी द्वीप मांझली है। अब हम उत्तर भारत के विशाल मैदान यानी भारत के जो मैदानी इलाकों के अध्ययन के बाद तटीय प्रदेशों का अध्ययन करेंगे। तटीय प्रदेश में प्रायद्वीपीय पठार में पूर्व की ओर और पश्चिम की ओर 2 संकरे तटीय मैदान पाए जाते हैं जिन्हें पूर्वी तट और पश्चिमी तट के बोलते हैं। तो सबसे पहले हम पश्चिमी तट की बात करेंगे। पश्चिमी तट के जो मुख्य तटीय इलाके हैं उनमें सबसे पहले गुजरात का तट आता है, यानी काठियावाड़ तट आता है। इसका जो विस्तार है वो गुजरात के तटवर्ती क्षेत्र में है, सौराष्ट्र से लेकर सूरत तक में। इसी तट पे सर क्रीक, कोरी क्रीक, कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी स्थित है, यानी इस काठियावाड़ तट यानी गुजरात के तट पर। गुजरात तट से हम नीचे महाराष्ट्र की ओर बढ़ेंगे तो कोंकण तट पड़ता है गुजरात के बाद महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक में, यानी इसका जो विस्तार है वो दमन से लेकर दक्षिण गोवा तक है। लगभग 720 किलोमीटर लंबा समुद्री तट है। अगर हम समुद्री तट की लंबाई की बात करें तो सबसे लंबा जो समुद्र तट है वो गुजरात का है, यानी ये काठियावाड़ तट है जो गुजरात का तट है, ये लगभग 1200 किलोमीटर लंबा है और कोंकण तट लगभग 720 किलोमीटर लंबा तट है। थाल घाट, भोर घाट यानी महाराष्ट्र में पड़ने वाले जो दर्रे हैं यहीं पर स्थित हैं, यानी कोंकण तट पे। पिंजल, बसाक और भोगराना, जुआरी यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। जब हम महाराष्ट्र गोवा से नीचे की ओर बढ़ते हैं कर्नाटक की ओर तो कन्नड़ तट पड़ता है, यानी गोवा से लेकर कर्नाटक तक, कर्नाटक के जो मंगलोर है वहाँ तक के तट को हम कन्नड़ तट बोलते हैं। उत्तर की ओर ये सकड़ा है और दक्षिण की ओर इसकी चौड़ाई बढ़ गई है और इसका जो ढाल है वो पूर्व दिशा में पाया जाता है। काजू, सुपारी, कहवा, काली मिर्च इसकी बागानी की जाती है, वहाँ पर खेती की जाती है, इसके बागान वहाँ पर मिलते हैं। कालिंदी और शरावती यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं, यानी कर्नाटक की नदियाँ हैं, ये कन्नड़ तट पे पड़ती हैं। जब हम नीचे की ओर बढ़ेंगे, कर्नाटक से नीचे की ओर यानी केरल की ओर बढ़ेंगे तो मालाबार तट पड़ता है। ये मंगलौर से कन्याकुमारी तक का तट मालाबार तट कहलाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन इन तटीय प्रदेशों से और द्वीप से तो अक्सर बनते हैं। इन्हीं सब इस क्षेत्र में रबड़, सिरकोना, कहवा, गर्म मसाले और नारियल आदि के बागान मिलते हैं। पेरियार यहाँ की प्रमुख झील है। यहाँ पर कुछ प्रमुख खनिज भी पाए जाते हैं जैसे मोनाजाइट, जिक्रान, थोरियम, ये आणविक खनिज हैं यहाँ पर पाए जाते हैं, यानी मालाबार तट पे। मैप पर भी हम देखेंगे तो ये जो इलाका है ये काठियावाड़ तट है, यानी गुजरात का तट है, और ये महाराष्ट्र से लेकर ये
कर्नाटक यानी गोवा तक के तट को ये कोंकण तट बोलेंगे। कर्नाटक से जब आगे बढ़ेंगे केरल की ओर, ये कर्नाटक में ही ये मालाबार ये तट पड़ता है केरल की ओर। कर्नाटक से लेकर मालाबार तट है वो केरल तक विस्तृत है। अब हम केरल से जब हम तमिलनाडु की ओर बढ़ेंगे तो तमिलनाडु का ये जो तट है वो कोरोमंडल तट कहलाता है। ये आंध्रा तट है और इसके बाद में ये उड़ीसा का तट उत्कल तट कहलाता है। और ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा तक के तट को उत्तरी सरकार तट बोलते हैं। तो यानी मैप पर हम काठियावाड़, सबसे पहले काठिया पश्चिम की ओर से काठियावाड़ तट यानी गुजरात का तट, फिर कोंकण तट, यहीं पर कन्नड़ तट है कर्नाटक में, कर्नाटक का जो इलाका है वो कन्नड़ तट में आता है। फिर मालाबार तट है यानी केरल का इलाका। कोरोमंडल ये तमिलनाडु का तट है, यहीं पर आंध्र प्रदेश और ये तमिलनाडु के बीच में पुलिकाट झील है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इस आंध्र प्रदेश से उड़ीसा तक के बीच को उत्तरी सरकार तट बोलते हैं और उड़ीसा तट को उत्कल तट के नाम से जानते हैं। पूर्वी प्रदेश का जो तट है उसमें ऊपर की ओर देखेंगे तो उड़ीसा का तटीय मैदान है जिसे हम उत्कल तट कहते हैं। ये लगभग 400 किलोमीटर लंबा तट है। इसका जो विस्तार है गंगा के डेल्टा से कृष्णा के डेल्टा तक है, यानी जब बंगाल की खाड़ी में गंगा का जो डेल्टा है वहां से लेकर कृष्णा नदी के डेल्टा तक में ये विस्तृत है। इसमें महानदी एवं कृष्णा नदी के बीच के मैदान को उत्तरी सरकार तट कहते हैं। चिल्का झील इसी मैदान में स्थित है जो कि भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है, यानी उड़ीसा में ही चिल्का झील है जो कि इसी उत्कल तट में पाई जाती है। आगे बढ़ने पर हम देखेंगे आंध्र प्रदेश का काकीनाडा तट। यहीं पर इसका जो विस्तार है पुलिकट झील से लेकर बेरहामपुर के मध्य पाया जाता है, यानी कृष्णा से लेकर गोदावरी नदी तक के जो डेल्टा का जमाव है वो इलाका, डेल्टा जमाव है वहां तक का जो इलाका है वो आंध्रा तट कहलाता है। यहीं पर कोलेरू झील है, आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील है। इसी तट पर विशाखापत्तनम का प्राकृतिक बंदरगाह है यानी पत्तन है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके जो और प्रमुख पत्तन हैं उनमें काकीनाडा और मूसलीपत्तनम प्रमुख हैं। कोरोमंडल तट यानी तमिलनाडु की ओर जब पढ़ेंगे नीचे की ओर तो कुमारी अंतरीप यानी कन्याकुमारी से लेकर पुलिकट झील तक में कृष्णा नदी के डेल्टा तक विस्तृत लगभग 675 किलोमीटर की लंबाई में ये कोरोमंडल तट पड़ता है। चेन्नई, तूतीकोरिन, नागपत्तनम यहाँ के प्रमुख पत्तन हैं। पुलिकट झील यहीं पर स्थित है, यानी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर जो स्थित झील है पुलिकट झील यहीं पर पाई जाती है। तटीय प्रदेशों को पढ़ने के बाद अब हम भारत के द्वीप समूह को पढ़ेंगे। द्वीप समूह, सबसे पहले हम समझेंगे कि द्वीप कहते किसे हैं। तो ऐसे स्थलखंड जिनके चारों तरफ जल भरा होता है, अर्थात ये चारों तरफ जल भरा होता है और बीच में भूभाग होता है तो वो द्वीप कहलाता है। ये महासागर में भी हो सकते हैं, सागर में भी हो सकते हैं, झील और नदियों में भी हो सकते हैं। भारत में इस तरह के द्वीपों की जो संख्या है वो 1200 से अधिक है। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत का सबसे इंपॉर्टेंट द्वीप समूह है। यहाँ पर लगभग 800 से अधिक द्वीप हैं, जिसमें 550 लगभग अंडमान में और 22 द्वीप निकोबार द्वीप में है। इसी तरीके से लगभग 36 द्वीप लक्षद्वीप में है। तो इनका जो नंबर है इन नंबर में नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ से फैक्ट नहीं बनते हैं और अलग अलग बुक में से ये अलग अलग दिया भी गया है। इसके जो प्रमुख फैक्ट हैं उनको समझेंगे जहाँ से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आते हैं। तो भारत के दो प्रमुख केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप ये द्वीप समूह में ही स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह अराकान योमा पर्वत का दक्षिणी भाग है। और ये अराकान योमा पर्वत क्या है? हिमालय पर्वत जब अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार होते हुए पूर्वी दिशा में जाता है तो लास्ट में ये म्यांमार में दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और धीरे धीरे ये समुद्र की ओर बढ़ता हुआ अंदर चला जाता है। तो यही श्रृंखला ही आगे बढ़ती है और ये जो सक्रिय श्रृंखला है उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। यही श्रृंखला अंडमान निकोबार में पाई जाती है। अंडमान निकोबार द्वीप को भी हम 4 प्रमुख भागों में बांट सकते हैं, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान। उत्तरी अंडमान जो कि सबसे उत्तर में है और इसका जो विस्तार है लगभग 1376 वर्ग किलोमीटर में है। सबसे जो ऊंची चोटी है भारतीय द्वीपों की भी सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है जो कि लगभग 738 मीटर ऊंची है। मध्य अंडमान ये सबसे बड़ा द्वीप है भारत का, लगभग 1536 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ ये। दक्षिण अंडमान यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर जो कि राजधानी है अंडमान निकोबार द्वीप की यहीं पर स्थित है और 1211 वर्ग किलोमीटर में यह विस्तृत है। लिटिल अंडमान ये अंडमान का सबसे दक्षिण की ओर का इलाका है। यहीं से 10 डिग्री चैनल द्वारा अंडमान और निकोबार दोनों द्वीप समूह अलग अलग हो जाते हैं। अंडमान द्वीप समूह का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो सैंडल पीक है, अभी फैक्ट में बताया गया है, लगभग 732 मीटर
ऊंचा है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। राजद्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस किया गया है, बोस द्वीप किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अभी हाल के वर्षों में ही 3 द्वीपों का नाम बदला गया है, जिसमें सबसे पहले राजद्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नील द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप और हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप रखा गया है। इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखिए। अंडमान द्वीप समूह के जो सबसे उत्तर की ओर का जो एरिया है वहां पर कोको द्वीप स्थित है। यह भी बताया गया 10 डिग्री चैनल द्वारा अंडमान निकोबार एक दूसरे से अलग होते हैं, और जो सबसे दक्षिणी पॉइंट है भारत का, इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में ही स्थित है। इसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो 642 मीटर पर स्थित थुलियर शिखर है। ये ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। इसी अंडमान निकोबार के पास में एक नारकोंडम द्वीप है, वहां पर सुसुप्त ज्वालामुखी द्वीप कहते हैं उसको। पहले कभी इस पे ज्वालामुखी उद्गार हुआ है, लेकिन वर्तमान समय में लंबे समय से यहाँ पर कोई भी ज्वालामुखी उद्गार नहीं देखा गया है। बैरन द्वीप जो कि अंडमान निकोबार के ही पूर्वी दिशा में पड़ने वाला एक सक्रिय ज्वालामुखी युक्त द्वीप है, जहां पर समय समय पर ज्वालामुखी उद्गार होता रहता है। तो ये दोनों द्वीप भी अक्सर पूछे जाते हैं, जिसमें नारकोंडम सुसुप्त ज्वालामुखी द्वीप है और बैरन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी युक्त भारत का द्वीप है। आंध्र प्रदेश के तट पर ही श्रीहरिकोटा द्वीप है। यहीं पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का लॉन्चिंग पैड है। इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तमिलनाडु अर्थात भारत का जो सबसे निचला एरिया है, यहाँ पर तमिलनाडु का, ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु में ही पम्बन द्वीप है नीचे की ओर। इसी पम्बन द्वीप से ही तमिलनाडु से श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी पड़ती है, और इसी में रामेश्वरम स्थित है। और इसी द्वीप का जो सबसे पूर्वी हिस्सा है वो धनुषकोटि कहलाता है। रामेश्वर अर्थात यहीं से जो राम सेतु है यहीं से प्रारंभ होता है और श्रीलंका के तलाई मन्नार तक जाता है। यानी रामेश्वरम के पास जो धनुषकोटि है यहीं से राम सेतु का रास्ता प्रारंभ होता है और श्रीलंका के तलाई मन्नार तक जाता है। कह सकते हैं कि धनुषकोट, पम्बन, रामेश्वर, राम सेतु ये सभी मन्नार की खाड़ी में स्थित हैं। अब हम अरब सागर में पड़ने वाले जो प्रमुख द्वीप हैं उसे लक्षद्वीप कहते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। मालाबार तट से लगभग 250 से 300 किलोमीटर की दूरी पर लक्षद्वीप समूह है। ये लगभग 36 द्वीपों का एक समूह है और ये भारत के प्रवाल द्वीपों के उदाहरण है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अगर प्रवाल द्वीप की बात करें तो हम लक्षद्वीप टिक करेंगे। लक्षद्वीप के जो सबसे उत्तरी द्वीप समूह है उसको अमीन दीवा और सबसे जो दक्षिणी समूह है उसको मिनिकॉय द्वीप समूह कहते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के पास में एक द्वीप है जिसे एलिफेंटा द्वीप कहते हैं। यहीं पर एलिफेंटा की गुफाएं स्थित हैं। मुंबई शहर भी भारत के मुख्य भाग पर है, किंतु इसका जो मुख्य भाग है आगे की ओर समुद्र की ओर खुला सा प्रतीत होता है, निकला हुआ है, जो कि एक द्वीप के समान दिखाई देता है। इसका नाम सालसेट द्वीप है। कह सकते हैं कि मुंबई शहर सालसेट द्वीप पर बसा हुआ शहर है। प्रवाल जीवों से निर्मित लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है और जिसकी राजधानी, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावरत्ती है। विस्तार की बात करें तो ये 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 11 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य है और 32 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। अब हम मैप पे देखेंगे तो ये लक्षद्वीप है, ये लक्षद्वीप समूह के द्वीप हैं। कावारत्ती यहाँ की राजधानी है। मिनिकॉय ये सबसे दक्षिणी और उत्तर की ओर आप देखेंगे तो अमन दीवा पड़ेगा इधर। इसी तरीके से अंडमान निकोबार में सबसे उत्तर कोको चैनल अर्थात कोको द्वीप है। ये उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, फिर ये दक्षिणी अंडमान है, ये लघु अंडमान और सबसे नीचे की ओर ये ग्रेट निकोबार है। इसी दक्षिणी अंडमान के पश्चिमी छोर पर ये रॉस द्वीप है जिसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप किया गया है। इसी तरीके से हैवेलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप और नील द्वीप को शहीद द्वीप के नाम से जाना जाता है। ग्रेट निकोबार का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है ये इंदिरा पॉइंट है, जो कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। इसे हम पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। अब हम इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी, ये जो मुख्य रूप से किसका भाग है? हिमालय का भाग है गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी, या दक्कन के पठार का भाग है, शिवालिक श्रेणी है, या पूर्वी घाट के ये भाग हैं। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों की बात करें तो मेघालय का जो मैदान पड़ता है, जो पठारी इलाका पड़ता है मेघालय का, जो पठार यानी शिलांग का पठार कहते हैं, इसी शिलांग के पठार में ही
गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां मिलती हैं जो कि दक्कन पठार का पार्ट है। ये जो दक्कन इलाका है इसी पठार का पार्ट है। तो कह सकते हैं कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पर, दक्कन का पठार। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय में सम्मिलित है? तो ट्रांस हिमालय का जब हमने अध्ययन किया था तो सबसे ऊपरी ओर काराकोरम की श्रेणी, उसके बाद में लद्दाख की श्रेणी, तब जास्कर की श्रेणी आती है, लेकिन जो पीर पंजाल की श्रेणी है लघु हिमालय में आती है। तो हम कह सकते हैं ट्रांस हिमालय की श्रेणियों में काराकोरम, लद्दाख और जास्कर की श्रेणी सम्मिलित है, लेकिन पीर पंजाल की श्रेणी इसमें नहीं आती है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण भारत का जो सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है? अनाईमुड़ी दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर है। इंपॉर्टेंट है, यहां से फैक्ट जरूर बनता है, क्वेश्चन जरूर बनता है। दोदा बेटा, महाबलेश्वर, महेंद्रगिरी ये नहीं है, अनाईमुड़ी है। महेंद्रगिरी ये पूर्वी तट का ऊंचा शिखर है, इससे ऊंचा शिखर विशाखापत्तनम है, लेकिन महेंद्रगिरी सेकंड नंबर पर है। दोदा बेटा नीलगिरी पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है। तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। दक्षिण भारत का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो अनाईमुड़ी है। हिमालय की कौन सी श्रेणी सबसे अधिक चौड़ी है? ट्रांस हिमालय की सबसे अधिक चौड़ी है, उप हिमालय की चौड़ी है, महान हिमालय की या लघु हिमालय की? तो इन सब में अगर बात करें तो जो लघु हिमालय है वो सबसे चौड़ा क्षेत्र है। महान हिमालय, इसकी लंबाई और ऊंचाई सबसे अधिक है। ट्रांस हिमालय भारत का सबसे उत्तरी ओर पाया जाने वाला हिमालय की श्रेणी है, जिसमें काराकोरम, लद्दाख और जास्कर की श्रेणियां हैं। कछारी प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो कछारी प्रदेश में भाबर की मिट्टी पाई जाती है, बांगर की मिट्टी पाई जाती है, खादर मिट्टी पाई जाती है, ये सभी पाए जाते हैं। कछारी प्रदेश नवीन जलोढ़ मैदान है जो कि जहां पर खादर मिट्टी पाई जाती है। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। अराकान योमा की टर्सेरी पर्वत श्रृंखला का दक्षिणतम विस्तार क्या है? तो अभी हमने डिस्कस किया था, ये जो अराकान योमा पर्वत है इसकी जो दक्षिणी जो विस्तार है वो अंडमान द्वीप है। लक्षद्वीप अरब सागर में पड़ता है, मन्नार की खाड़ी नीचे तमिलनाडु की ओर, और सालसर जो द्वीप है, सालसेट द्वीप, ये मुंबई शहरी सी पर विस्तृत है। अगला क्वेश्चन, पुलिकट झील किस तट पर स्थित है? तो पुलिकट झील मालाबार तट पे है, उत्तरी सरकार तट पर है, कन्नड़ तट पे है या कोरोमंडल तट पर है? पुलिकट झील तमिलनाडु में है। तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश के बीच में जो सीमा रेखा पर पुलिकट झील है, और ये इसको कोरोमंडल तट बोलते हैं। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कोरोमंडल तट। इस टॉपिक का सबसे अंतिम और 8वां क्वेश्चन, दमन से गोवा के बीच के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट, कोरोमंडल तट, कोंकण तट या कन्नड़ तट? दोस्तों इसका जवाब हम आपसे चाहते हैं। इसका सही आंसर आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर करें। लास्ट वीडियो में जो भारत की प्रमुख झीलें थीं उससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछा गया था लोकतक झील के बारे में, जिसका सही जवाब सबसे पहले अजय दीक्षित जी ने दिया है। अजय दीक्षित जी आपको बहुत बहुत बधाई। इसके अलावा इसका सही आंसर रामू तिवारी जी ने, गौरव जी ने, प्रीतम जी ने, राहुल यादव जी आदि सभी दोस्तों ने दिया है। साथियों समय के अभाव में इस टॉपिक पर आपके लिए हम एक शानदार ट्रिक नहीं उपलब्ध करा सके हैं, लेकिन भारत के जो भी तटीय प्रदेश हैं इससे संबंधित एक शानदार ट्रिक हम आपके समक्ष जरूर उपलब्ध कराएंगे। आप जुड़े रहें हमारे साथ, दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।